नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बंधन हर जन्म का। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। स्कूल से आते ही वो रोज की तरह अपनी दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी उसकी मम्मी बोली, बेटा खाना तो खा ले। लेकिन वो बिना सुने ही चला गया। आंटी गीत क्या कर रही है? राहुल रोज की तरह दरवाजे से ही पूछता हुआ अंदर आया था। कमरे में होमवर्क कर रही है बेटा, तुम जाओ। जी आंटी, मैं उससे होमवर्क ही पूछने आया था। अंदर कमरे में गीत, दिखाना क्या होमवर्क मिला है आज। आज फिर से तू डायरी नहीं ले गया था क्या स्कूल में? राहुल अपने सर के बाल खुजलाने लगा। भूल गया था, चल देना। गीत की मम्मी अंदर आते हुए, दे दे बेटा, भूल गया होगा। चलो दोनों साथ बैठकर होमवर्क कर लो। मैं पकोड़े बना रही हूँ, खाकर जाना। आंटी आपके पकोड़े तो मैं जरूर खाऊंगा, आप बनाती इतने अच्छे हो। हाँ हाँ, मम्मी को मस्का लगा लिया हो तो पढ़ना शुरू करो, वरना स्कूल में बेंच पर खड़े होना पड़ेगा। ये है गीत और राहुल, दोनों चौथी क्लास में पढ़ते हैं। पर राहुल गीत से 2 साल बड़ा था। दोनों रोज झगड़ते हैं, पर स्कूल साथ ही जाते हैं। दोनों के घर बिल्कुल सटे हुए हैं। इस कारण दोनों के परिवार वालों में भी बहुत दोस्ताना संबंध है। गीत पढ़ाई में बहुत अच्छी है और राहुल बस पास भर हो गया तो गनीमत है। दोनों में बस एक ही बात कॉमन है और वो है दोनों अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है। समय गुजरने के साथ दोनों बड़े हो गए, पर दोनों के झगड़े बंद नहीं हुए। हाँ, पर बचपन की तरह ही दोनों ज्यादा देर एक दूसरे से नाराज नहीं रह पाते हैं। सुबह किसी बात पर दोनों में बोलचाल बंद हो गई, पर जैसे ही शाम हुई, कभी राहुल तो कभी गीत एक दूसरे को मना लिया करते। दोनों की मम्मियाँ कहती, कोई कह सकता है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, बचपना गया नहीं दोनों का। पर इधर कुछ दिनों से गीत के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जैसे राहुल ने रोज की तरह उसके बाल खराब कर दिए, पर वो बस अपनी नजरें झुकाकर अपने कमरे में चली गई। राहुल अपने मन में, इसे क्या हुआ, बुखार तो नहीं हो गया? राहुल गीत के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, नाराज हो गई क्या? नहीं, गीत ने नजरें झुकाए हुए कहा। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से गीत का चेहरा ऊपर उठाया, पर गीत ने अपनी पलकें नहीं उठाई। हमेशा तेज स्वर में बोलने वाली गीत का ये रूप राहुल को बड़ा प्यारा लगा। दरअसल उसे तो 2-3 दिन से गीत बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर जानबूझकर बच्चों जैसी हरकतें करता था कि कहीं गीत उससे दूर ना हो जाए। आखिर 2 साल बड़ा जो था गीत से, 18 साल का हो गया है राहुल, और गीत को अभी अभी 16वां साल लगा था। राहुल ने गीत का रिलैक्स करने के लिए अपनी जेब से 5 स्टार चॉकलेट निकाला और उसके हाथ में रख दिया। गीत ने नजरें उठाई। चल ना खाते हैं, राहुल ने कहा और गीत के साथ सोफे पर बैठ गया। ऐसे ही दोनों अपने अपने मन में एक दूसरे से प्यार करने लगे। गीत को खुद से इजहार करने में हिचकिच होती थी, तो राहुल की सोच ही कुछ और थी। गीत ने बीए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लिया और राहुल भी नौकरी की तलाश करने लगा। बहुत मुश्किल से राहुल को एक कंपनी में नौकरी मिली और सैलरी बहुत कम थी। दोनों अब कभी कभार ही एक दूसरे से मिल पाते थे, पर संडे के दिन राहुल गीत के घर जरूर आता। अब इधर गीत के मम्मी पापा उसकी शादी की सोचने लगे थे और इसलिए गीत कुछ परेशान रहने लगी थी। उसे कभी कभी राहुल पर बहुत गुस्सा आता, तो कभी सोचती शायद राहुल किसी और को पसंद करता है। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आ रहा था। उस दिन सुबह से मौसम बहुत खराब हो रहा था, तेज बारिश हो रही थी
इसलिए शायद घर आते समय राहुल को कोई ऑटो भी नहीं मिला। आखिर राहुल पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बाइक सड़क पर गिरी हुई है और पास ही एक इंसान घायल पड़ा है। राहुल ने करीब जाकर देखा तो उसके पांव और सिर में चोट लगी थी। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, अगर वो चाहे तो घर या हॉस्पिटल छोड़ दे, पर उसने बताया कि उसका घर इस जगह से बहुत दूर है। राहुल ने उसे उसकी बाइक पर संभाल कर बिठाया और पास में कोई हॉस्पिटल ले जाने की सोचने लगा। फिर सोचा पता नहीं इतनी बारिश में कोई डॉक्टर वहां हो या ना हो, इसलिए बाइक अपने घर की ओर मोड़ दी। घर में राहुल की मम्मी ने उसके जख्मों को गर्म पानी से साफ किया और चोट पर हल्दी लगा दी। फिर हल्दी दूध पीने को दिया। चोट भी लगी थी और थकान भी थी, इसलिए उसे राहुल की मम्मी ने सवेरे ही खाना खिलाकर सोने के लिए कहा। जल्दी ही उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, पर फिर भी राहुल ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। इस युवक का नाम शेखर है और ये शेखर के जाने माने रईस ध्यानचंद का बेटा है। उसके मम्मी पापा दिल्ली गए हुए हैं किसी रिश्तेदार की शादी में, इसलिए राहुल की मम्मी ने उसे आज अपने घर में ही रोक लिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि चोट ऊपरी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की सुबह रविवार की सुबह है और जब राहुल गीत के घर नहीं आया तो गीत ही उसके घर आ गई। राहुल के कमरे में शेखर उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था और राहुल बाथरूम में नहाने गया था। गीत राहुल के कमरे में आई तो देखा कि राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके घुटने पर हल्दी लगी है, जैसे ही चोट पर लगाते हैं। वो ये देखकर परेशान हो गई और उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, ये क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? दरअसल शेखर और राहुल की कदकाठी एक जैसे ही थी। फिर शेखर ने राहुल की टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी और शेखर ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था। खिड़की से तेज धूप आ रही थी, इसलिए उसने अपने चेहरे को पूरी तरह ढका हुआ था। इसीलिए गीत को लगा कि राहुल ही है। गीत की आवाज़ सुनकर शेखर ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए। उस समय गीत शेखर के चेहरे पर झुकी हुई थी। शेखर ने गीत को देखा तो जैसे देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी काली आंखें जो बगैर काजल के ही सम्मोहित कर दे, नाक में छोटी सी लौंग और वगैरह, लिपस्टिक के गुलाबी होठ। गीत ने राहुल की जगह किसी और को देखा तो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी, पर उसका दुपट्टा शेखर की घड़ी में उलझ गया और उसे दुपट्टा छुड़ाने के लिए रुकना पड़ा। जल्दी से दुपट्टा नहीं निकल रहा था, इसलिए शेखर ने अपनी घड़ी ही खोल दी और गीत ने ध्यान नहीं दिया और शेखर की घड़ी गीत के दुपट्टे में ही रह गई। शेखर का इस तरह देखना गीत को अजीब लगा था, इसलिए वो राहुल से मिले बिना ही अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद राहुल बाथरूम से निकला तो शेखर से पूछा, अभी गीत आई थी क्या? कौन गीत? अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो पहली बार मेरे घर आए हो। गीत मेरे बचपन की दोस्त है और मेरे साथ वाले घर में ही रहती है। हाँ, अभी एक लड़की आई तो थी, पर मुझे देखकर वापस चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई, शेखर ने अपने मन में ही कहा। शाम तक शेखर को अच्छा फील हो रहा था, फिर भी राहुल की माँ ने उसे रोक लिया कि कल सुबह राहुल के साथ ही निकल जाना, वो ऑफिस चला जाएगा और तुम्हें बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। उसकी माँ की ये बात सुनकर वो
खुश हो गया। अभी चोट ताजा है, कुछ दिन बाइक मत चलाओ बेटा। शेखर ने उनकी बात मान ली कि क्या पता गीत से सुबह मुलाकात हो जाए। गीत अपने घर आकर सीधे अपने कमरे में आ गई और अपनी सांसों को संयत किया। फिर कुछ देर बाद राहुल को मैसेज किया, क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर तक राहुल के रिप्लाई का इंतजार करने लगी, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। शायद राहुल कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए गीत ने भी मोबाइल चार्जर में लगा दिया और मम्मी की हेल्प करने किचन में आ गई। थोड़ी थोड़ी देर में गीत कभी मोबाइल तो कभी दरवाजे की ओर ध्यान लगा रही थी, पर राहुल जाने कहाँ गायब था। सुबह से शाम हो गई थी। अब गीत को खुद पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी कि मैं ही पागल हूँ जो उससे इतना प्यार करती हूँ और एक राहुल है जिसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। अब वो फोन भी करेगा तो मुझे उससे बात नहीं करनी। और ये सोचकर गीत ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। पूरे दिन राहुल बिजी था, कभी डॉक्टर का आकर शेखर को देखना, फिर मार्केट से दवाइयाँ खरीदने जाना, और जब बैठा कि थोड़ी देर गीत से बात कर लूं तो देखा कि मोबाइल चार्ज ही नहीं है। और फिर जब दोबारा ध्यान आया तो गीत को कॉल करने लगा, पर अब गीत फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। राहुल भी दिन भर की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया कि अब कल बात करेगा गीत से। सुबह गीत की आंख खुली तो उसने अपने मोबाइल पर राहुल के 10 मिस्ड कॉल देखे और देखकर खुश हो गई। फिर जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए पाँव नीचे किया तो शेखर की घड़ी जमीन पर गिरी हुई थी। गीत ने उसे अपने हाथ में उठाया तो कल की बातें याद आ गईं। गीत सोचने लगी कि घड़ी तो लौटानी चाहिए, पर पता नहीं जिसकी है वो चला गया हो। खैर, अगर चला गया होगा तो राहुल को दे दूंगी, वो दे देगा। जिसकी भी है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। कुछ देर बाद गीत तैयार होकर राहुल के घर गई और सोचा घड़ी राहुल के कमरे में टेबल पर रख देती हूँ, फिर मेरा काम खत्म। आंटी शायद किचन में थी, अंकल सोफे पर बैठे थे, इसलिए गीत सीधे राहुल के कमरे के पास चली गई और झांक कर देखा। अंदर तो कमरा खाली था, इसलिए गीत अंदर चली गई और घड़ी टेबल पर रख कर जाने के लिए मुड़ी, पर सामने से आ रहे शेखर से टकरा गई। शेखर ने हड़बड़ाते हुए गीत को कंधों से थाम लिया, जो अभी अभी बाथरूम से निकला था। गीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और शेखर ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी से खुद को उससे अलग किया और बाथरूम में घुस गया। गीत को बहुत शर्म आ रही थी कि एक अनजान इंसान उसके इतने नज़दीक था। उसका मन नहीं किया अभी राहुल को फेस करने का, इसलिए वो अपने घर जाने लगी तो अंकल ने टोका, क्या बात है बेटा, अभी आई और अभी जा रही है। वो अंकल राहुल शायद बाथरूम में है, इसलिए और जल्दी से बिना अंकल को देखे जल्दी से बाहर निकल आए। तभी राहुल छत से नीचे उतरा और पूछा, पापा अभी गीत की आवाज़ आई थी। हाँ बेटा, पर वो चली गई। ओ, कल भी आई थी तो मिल नहीं पाया और आज फिर बिना मिले ही चली गई। अब तो शाम में ही वक्त मिलेगा, ऑफिस के लिए भी निकलना है। थोड़ी देर बाद राहुल और शेखर साथ में नाश्ता कर रहे थे और राहुल की मम्मी बोल रही थी, बेटा कभी कभी आना मिलने। जी आंटी, ज़रूर आऊँगा। अब तो राहुल से मेरी दोस्ती हो गई है और फिर आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। राहुल ने शेखर को उसके घर छोड़ दिया
और शेखर ने अपने ड्राइवर से उसे उसके ऑफिस छोड़कर आने को बोल दिया। अपने घर आकर शेखर का मन बहुत व्यथित था। उसने ड्रॉर से अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखने लगा। गीत से मिलकर ऐसा लगा जैसे वो बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा लगता है उसे सारी दुनिया से छुपाकर। और शेखर की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर डायरी के पन्ने में जब्त हो गई। शेखर ने डायरी बंद कर दी और तकिए से सिर टेक कर लेट गया। उसी दिन शाम में राहुल गीत के पास छत पर बैठा था और दोनों चॉकलेट खा रहे थे। राहुल ने शेखर से मिलने और उसके एक्सीडेंट के बारे में गीत को एक एक बात बताई। थोड़ी देर बाद गीत उकता गई और बोली, बस राहुल बंद करो। गे शेखर, शेखर की माला जपना। इतना अमीर है, पैसे वाला है, फिर भी कोई घमंड नहीं। पता भी है मैं 2 दिन कितना परेशान थी तुमसे बिना मिले। और आगे की बात गीत ने अपने होठों में दबा ली। क्या कह रही थी तुम? राहुल ने गीत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। गीत ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। राहुल ने कुछ कहना चाहा कि गीत की मम्मी ने आवाज लगाई, गीत पकोड़े बना दिए हैं, आकर ले जा बेटा। जी मम्मी आती हूँ, गीत ने कहा और राहुल से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। फिर राहुल भी गीत के पीछे पीछे नीचे उतर गया। 2 दिन बाद शेखर के पापा मम्मी आ गए थे और शेखर की मम्मी अपने बेटे की चोट देखकर परेशान हो गई। अरे मम्मी, मामूली सी चोट है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर शेखर ने राहुल के बारे में अपनी मम्मी को बताया और उसकी मम्मी के बारे में भी कि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। शेखर नहाने गया था जब उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और बेड की चादर ठीक करने लगी थी कि उनकी नज़र बेड पर पड़ी डायरी पर गई। कुछ सोचकर वो डायरी पढ़ने लगी। शाम में उन्होंने शेखर के पापा को शेखर की डायरी में लिखी बात बताई। थोड़ी देर बाद शेखर घर आया तो दोनों ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि हम दोनों राहुल और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनसे मिलो। चलिए ना, अभी चलते हैं। अभी तो बस 5 ही बजे हैं। शेखर का मन सोच रहा था कि क्या पता गीत से मुलाकात हो जाए, इसलिए जल्दी से जाना चाहता था कि क्या पता ज़्यादा शाम हो गई तो गीत से मुलाकात ना हो। 1 घंटे बाद शेखर अपने मम्मी पापा के साथ राहुल के घर में राहुल के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी राहुल और गीत दोनों साथ साथ अंदर आए। शेखर ने गीत को देखा तो थोड़ी देर पलकें झुकाना भूल गया। शेखर गीत को बहुत प्यार से देख रहा था। राहुल ने शेखर और उसके मम्मी पापा को अपने घर में देखा तो आगे बढ़कर शेखर के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उसके साथ गीत ने भी सबको प्रणाम किया। शेखर की मम्मी ने गीत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये कौन है बहन जी? जी, हमारे साथ वाले घर में ही रहती है बहन जी, गीत नाम है इसका। राहुल और गीत दोनों बचपन से दोस्त हैं। दोनों कितना भी लड़े झगड़े पर फिर जल्दी ही दोस्ती हो जाती है दोनों में। आप भी ना मम्मी, कुछ भी बोलने लगती हैं। राहुल ने अपनी मम्मी को टोका। फिर शेखर को कहा, चलना हम छत पर चलते हैं। छत पर तीनों आ तो गए थे पर बोल बस राहुल ही रहा था। गीत चुपचाप अपने पाँव के अंगूठे को निहारने में लगी थी और शेखर राहुल की बातों को सुनकर बस हाँ ना में जवाब दे रहा था। उसकी नज़र तो गीत पर थी
पर राहुल पास में था, इसलिए नजरें बचाकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर के पापा ने आवाज दी, बेटा चलो, अब बहुत देर हो जाएगी, घर चलते हैं। जाते समय उन्होंने राहुल को कहा, बेटा किसी दिन आना हमारे घर मम्मी पापा को लेकर। जी अंकल। उसी दिन रात में शेखर अपने पापा से बोल रहा था, पापा राहुल को आप अपने ऑफिस में नौकरी दे सकते हैं। क्यों, क्या बात है बेटा, वो तो नौकरी करता ही है ना। हाँ पापा, पर उसकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। मेरे बेटे को जिस बात से खुशी मिलेगी वो मैं ज़रूर करूँगा। सच पापा? हाँ बेटा, तुम उसे कल सुबह ही अपने ऑफिस बुला लो। एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला है, उसे देखने के लिए मैनेजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। थैंक्स पापा। फिर शेखर अपने कमरे में बैठकर राहुल को मैसेज कर रहा था। राहुल भी अभी सोया नहीं था। उसने शेखर का मैसेज पढ़ा, सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने पापा से तुम्हारी जॉब के लिए कहा है, एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। राहुल मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसी समय शेखर से फ़ोन पर बात की। सुबह 9 बजे राहुल शेखर के घर आ गया था। शेखर और उसके पापा भी नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। शेखर ने राहुल को अपने साथ कार में बिठा लिया। ऑफिस में राहुल को उसका काम समझा दिया गया। काम कुछ खास नहीं था, पर सैलरी 50,000 रुपये मंथली थी, जो कि शेखर की मेहरबानी से ही थी। पर जो भी हो, अब राहुल बहुत खुश था और शाम को घर आते समय सोच रहा था कि आज गीत से अपने प्यार का इजहार करेगा। ख्यालों में वो गीत का शर्म से लाल चेहरा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपनी मम्मी को कहेगा कि गीत की मम्मी से शादी की बात करें। राहुल खुशी खुशी अपने घर आया और फ्रेश होकर गीत के घर पहुंच गया। गीत के घर में एक मुश्किल आ गई थी। गीत के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था और सर पर भी थोड़ी चोट आई थी। अब अंकल की ऐसी हालत में राहुल अपने प्यार का इजहार कैसे कर सकता था, इसलिए थोड़ी देर अंकल के पास बैठकर अपने घर आ गया। आज रात राहुल को बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। शेखर गहरी नींद में सोया था कि कोई ख्वाब देखकर उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो मीलों चला हो। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और प्यास भी लगी थी। शेखर ने पानी पीने के लिए जग उठाया, पर उसमें पानी नहीं था। जग पूरा खाली था, इसीलिए वो किचन में पानी लेने गया। शेखर ने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला और एक सांस में पानी पीने लगा, जैसे कि अपने मन की बेचैनी को ठंडे पानी से दूर करना चाहता हो। पर ठंडे पानी की वजह से उसे खांसी होने लगी और वो खांसते खांसते वहीं किचन के फर्श पर बैठ गया। शेखर के खांसने से उसकी मम्मी की नींद खुल गई और वो भागकर उसके पास आई और उसके सीने और पीठ को सहलाने लगी। कुछ देर में उसकी खांसी रुकी तो वो रोने लगा। उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो भगवान ने मुझे आप और पापा जैसे अच्छे माता पिता दिए, रुपये पैसे इतना कि जो कहूँ मुझे मिल जाए, पर जिंदगी ही नहीं दी। बस 6 महीने तक की मोहलत दी है, पर मैं तो जीना चाहता हूँ माँ। दुनिया की खूबसूरती में खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। गीत के साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ गीत को, बहुत। शेखर के पापा ने देखा कि बहुत देर हो गई
तो वो भी वहीं आ गए कि कहीं शेखर की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने शेखर की बात सुनी तो उसके करीब आ गए और उसे गले लगा लिया। तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया बेटा, देखना तुम्हारे दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। दरअसल शेखर के दिल में जन्म से ही छेद है, इसलिए उसके ऑपरेशन में बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बस 10% हैं। बचपन से ही शेखर दवाइयों पर निर्भर है और अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, पर साथ में ये भी कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए शेखर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम 6 महीने तो जिंदगी जी ले। शेखर के मम्मी पापा पता नहीं कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर अपने बेटे की जिंदगी की फरियाद लेकर जाते हैं और तो और बहुत सारे अनाथ आश्रम में पैसा डोनेट करते हैं कि शायद भगवान उनके बेटे की जिंदगी बख्श दे। शेखर के पापा ने उन्हें से संभाला और फिर उसे कमरे में लेकर गए। ध्यानचंद जी अपने बेटे को सुलाकर आ गए थे, पर उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी गीत के रूप में, और वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई राह तलाशने की कोशिश कर रहे थे जिससे गीत उनके बेटे की जिंदगी में आ जाए और उसमें अपनी मौत से लड़ने की उम्मीद जागे। ध्यानचंद जी को महसूस हो रहा था कि गीत ऑपरेशन के 10% चांसेस को 100% में बदल सकती है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश तो जरूर पूरी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। दूसरे दिन ऑफिस में ध्यानचंद जी ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे एक बाइक की चाबी दी। राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वो बोले, रख लो बेटा, तुम्हारे लिए है। ऑफिस में आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। तुमने जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है उसके आगे ये कुछ नहीं है। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए चाबी रख ली। अब राहुल बहुत खुश था। अच्छी नौकरी, खुद की बाइक, उसका मन कर रहा था जल्दी से गीत को अपनी कामयाबी की बात बताए, पर अभी ऑफिस में काम करना भी जरूरी था, इसलिए शांति से अपने काम करने लगा। 2 दिन बाद ही ध्यानचंद जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया तो राहुल बड़ी खुशी से उनके पास गया। ध्यानचंद जी किसी सोच में डूबे हुए थे तो उसने आवाज़ दी, सर आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, बैठ जाओ। दरअसल मैं आज बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? पता नहीं बेटा तुम क्या सोचोगे, पर 5 महीने बाद शेखर का ऑपरेशन होना है अमेरिका में। तब हमें ऑफिस को संभालने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मुझे भरोसा हो। पर शेखर को क्या हुआ है? जन्म से ही उसके दिल में छेद है, वो भी 2-2। इतने दिनों से वो दवाइयों के सहारे पर जिंदा है, पर अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो कुछ नहीं कर सकते। तो करवा लीजिए ना अंकल, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऑफिस का ध्यान रखूंगा। आप शेखर को लेकर अमेरिका चले जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इतना आसान होता ऑपरेशन तो मुझे अपने बेटे से ज़्यादा पैसे प्यारे नहीं हैं। सब कुछ बंद कर चला गया होता अमेरिका। मगर ध्यानचंद जी ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि कोई मिलने आया था,
प्यून ने नॉक किया और अंदर आकर बताया ध्यानचंद जी ने उसे भेजने के लिए कहा। एक आदमी अंदर आया और उसने एक लिफाफा ध्यानचंद जी को दिया और उन्होंने भी उसे एक लिफाफा दिया। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद राहुल ने कहा, सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा, बस एक ख्वाहिश है कि अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखूं। ध्यानचंद जी ने थोड़ा उदास होकर कहा था, सर तो आपने शेखर की शादी क्यों नहीं करवाई? मेरा मतलब 2-4 साल पहले ही करवा देते, उससे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि मैं और तुम्हारी आंटी कब से यही चाहते हैं कि शेखर की शादी कर दें कि कम से कम एक वारिस तो हो हमारे बाद। पर क्या अंकल? राहुल ने ध्यानचंद जी के रुकने पर तुरंत टोका। उसे शायद सारी बातें जानने की उत्सुकता हो गई थी, पर शेखर हर बार लड़की के परिवार वालों को बता देता है अपनी बीमारी के बारे में। ये तो है अंकल, इतनी बड़ी बात छुपाना भी मुश्किल है, पर कितने लोग अपनी गरीबी की वजह से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है तुम्हारी बात बेटा, बल्कि एक परिवार वाले तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे, पर शेखर ने उनकी बेटी को जाने क्या कहा कि वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब तो हार गया हूँ मैं, फिर भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा है मैंने। अभी तुमने देखा ना, एक आदमी लिफाफा देकर गया है, उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं जो गरीब परिवार से हैं। ध्यानचंद जी की बात सुनकर राहुल कुछ सोचने लगा कि ध्यानचंद जी ने उसे टोका, जाओ बेटा, बहुत शाम हो गई है, ऑफिस ओवर तो कब का खत्म हो गया है, फिर भी तुमने मेरी बात सुनी। अब मेरा मन भी हल्का महसूस हो रहा है। तुम अपने घर जाओ। जी अंकल, जाता हूँ, पर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपके लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा लगेगा। राहुल अपने घर तो आ गया, पर उसका मन ध्यानचंद जी की बातों में ही उलझा हुआ था। उसकी मम्मी उसके लिए चाय लेकर आई थी। उसे सोच में डूबे देखा तो उसके करीब आकर बैठ गई और पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है? काम का लोड बढ़ गया है या फिर कोई और बात है? नहीं माँ, काम की बात नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मेरे पास भी शेखर की तरह बड़ी गाड़ी होती, बंगला होता तो कितना अच्छा होता, है ना माँ? बोलते बोलते राहुल ने अपनी मम्मी की ओर देखा तो राहुल की मम्मी ने उसके सर पे चपत लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है और खुद की बाइक भी है तेरे पास। एक दिन तेरे सपने पूरे होंगे। बस मेहनत और लगन से अपने काम कर। तू अब सोचना बंद कर और चाय पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। तब राहुल ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। दूसरे दिन ऑफिस में राहुल ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रहा था कि वही आदमी अंदर जा रहा था जो कि कल आया था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में देखिए कि गीत क्या अपने बचपन के प्यार से शादी करती है या फिर करोड़पति शेखर से शादी करती है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।